पहला डिसऑर्डर है, लिखिएगा हिंदी में भी कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इक्कीसवें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी आ जाती है, एक्स्ट्रा आ जाता है। लिख लीजिए, साथ साथ लिखते रहिए। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 23 पेयर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा कॉपी। और प्लस 1 में किसकी कॉपी एक्स्ट्रा है, 21st की एक्स्ट्रा कॉपी है। ऐसे लोग जिसमें ये डाउन सिंड्रोम होता है, उनके सिम्टम क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, लिखिएगा। बहुत अंदर नहीं जाना, बस ध्यान समझते रहिएगा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, जो भी होगा व्यक्ति, वो मेल हो फीमेल हो, उसके अंदर क्या है, 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। यानी एक 21वां पेयर होना चाहिए, तो 21वां पेयर प्लस 1 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। लक्षण लिखिएगा क्या होता है, जिसको भी डाउन सिंड्रोम होगा उसका हाइट जो है कम हो जाएगी, छोटा कद, गोल सर, मुंह पार्शियली ओपन रहेगा, खुला रहेगा। जैसे नॉर्मली सारे लोग क्या मुंह बंद करके रहते हैं, उनका मुंह हमेशा, मेरा मुंह देख लीजिए, वैसे देखने लायक नहीं है, ठीक है, हमेशा थोड़ा सा ये क्या रहेगा, खुला रहेगा। हम अब नॉर्मल कंडीशन में क्या रहते हैं, बंद है, तो वो हमेशा उनका मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा। मेंटल मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी मेंटल ग्रोथ डिलेड, उम्र के हिसाब से उनका मेंटल ग्रोथ नहीं होता, मानसिक विकास अवरुद्ध। ये इसके सिम्टम है कि कद छोटा है, ठीक, मुंह खुला रह रहा है, और उम्र के अनुसार मानसिक विकास नहीं हुआ है। तो वो किसका लक्षण है, टर्नर सिंड्रोम का। दूसरा, सॉरी, डाउन से अगला है, दूसरी लिखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसमें एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। यानी पहला क्या था, 23 पेयर प्लस 1 था, ये क्या हो गया, 23 पेयर माइनस 1 हो गया, यानी एक कम है इसमें। और कम क्या है, एक्स क्रोमोसोम, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली मैक्सिमम टाइम महिलाओं को होता है। लक्षण क्या है, ऐसी महिलाएं बाझपन का शिकार होती हैं, इनफर्टिलिटी इसमें होती है। क्यों, क्योंकि वो उनका जो ओवरी होता है वो अनडेवलप्ड रह जाता है, क्योंकि उनका अंडाशय अविकसित रह जाता है। और भी जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप नहीं होते, जो लैंगिक, जिसको कहते हैं ना सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल के कुछ क्या है अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मेल के
अलग होते हैं, तो वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें डेवलप नहीं होते हैं, और मेनली उनका ओवरी डेवलप नहीं होता है। जब ओवरी डेवलप नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो ऐसी महिलाएं बांझ भी होती है। ठीक। अब एक चीज और डालिए, ये हो गया आपका। कभी कभी देखे होंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक पुरुष है, वो कलर ब्लाइंड है, उसकी एक महिला से शादी हो जाती है, फिर उसका बच्चा है, तो बच्चे में कौन कलर ब्लाइंड होगा, या फिर उनमें से बच्चे का बच्चा होगा, या लड़का हो गया लड़की हो गया, तो लड़के को कलर ब्लाइंडनेस होगा कि लड़की को कलर ब्लाइंडनेस होगा। यानी जो जेनेटिक प्रॉपर्टी डिजीज होती हैं उनका इनहेरिटेंस। ठीक है। तो उन सबको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे कोई और नहीं ले जाता है। एक्स वाई क्रोमो, लिख हेडिंग डालिए पहले, एक्स वाई लिंक्ड जीन एंड इट्स इनहेरिटेंस। एक्स वाई, अब एक्स वाई क्या है? क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स वाई लिंक्ड जीन या जीन्स, जीन्स मतलब वो नहीं जो आप पहने हैं, ठीक है, एंड इट्स इनहेरिटेंस, हिंदी में कहते हैं, लिखेगा एक्स वाई से लगे या एक्स वाई गुणसूत्र से लगे कुछ जीन और उनका वंशानुक्रम। तो जीन बेसिकली क्या होता है? जीन बेसिकली होता है डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। यही क्या करता है? वंशानुक्रम में कोई चीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो जीन को आप चाहें तो लिख सकते हैं नोट करके, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता की इकाई। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई बात ले जाता है तो कौन ले जाएगा? जीन। कई सारे यूनिट हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम की इकाई जो होती है उसे कहते हैं जीन। ये डीएनए का टुकड़ा ही होता है, और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। ठीक। सीक्वेंस याद रखना हो तो समझ लीजिएगा, जो सबसे छोटा चीज होता है जीन, कलेक्शन ऑफ जीन इज जीनोम। फिर जीनोम कहाँ होता है? डीएनए या आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है। फिर डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में। और सेल कहाँ होती है? शरीर में, जानते ही हैं सेल है। तो ये हायरकी है कि कौन कहाँ कैसे कैसे रहेगा। तो कभी आपको डीएनए लिखा दिया जाए, कभी जीन लिखा दिया जाए, तो डीएनए मतलब क्या हो गया? सुपर सेट। जीन तो डीएनए के ऊपर ही है। कभी क्रोमोसोम कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या है? जीन है। तो ये सेंस सीक्वेंस में चलता है कि कहाँ कौन से टॉपिक पे कहाँ लिखा जा रहा है, क्या सेंस उसका क्रिएट करना है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स वाई लिंक्ड जीन एंड इट्स इनहेरिटेंस, पहले एक पैराग्राफ लिख लो, फिर उतना ही लिख के बाकी मैं बीमारियों को समझाता रहूंगा, आप समझिएगा। देखिएगा, एक्स वाई गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन, अब इंग्लिश वाले ऐसा मत देखिए कि मार दोगे, अरे हिंदी में भी पहले लिखवा सकता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है। एक्स वाई गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन सामान्यतः लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन XY क्रोमोसोम आर जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। परंतु इन गुणसूत्रों पर कुछ ऐसे जीन भी उपस्थित होते हैं, परंतु इन गुणसूत्रों पर कुछ ऐसे जीन भी उपस्थित होते हैं जो लिंग निर्धारण का कार्य न कर, जो लिंग निर्धारण का कार्य न कर
किसी अन्य लक्षण के अभिव्यक्तिकरण के लिए, किसी अन्य लक्षण के अभिव्यक्तिकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे, ठीक है, क्या हुआ? कार्य न कर सके नहीं है, नहीं कर किसी अन्य लक्षण के अभिव्यक्तिकरण हेतु या के लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब शुरू से इंग्लिश में, जनरली जीन्स प्रेजेंट अपॉन XY chromosome are responsible for sex determination, but there is some other genes are also present, but there are some other genes are also present which do not participate in sex determination, which do not participate in sex determination. They are responsible for other traits या characteristics. They are responsible for other traits or characteristics in offspring, such as, जैसे, अब समझिएगा, जैसे जितना आप जेनेटिक बीमारी लिखते हो, जानते हो, लिख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया वगैरह वगैरह इत्यादि। समझ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, समझिए, फिर बताते हैं। देखिए, एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, जो बायोलॉजी पढ़े होंगे जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीज बता रहा हूं, छोटी सी। जो नहीं जानते हैं उनको मैं आसान लैंग्वेज में करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में आपकी मुलाकात एग्जाम में होगी इससे, तो यहां के बाद अगर डायरेक्ट एग्जाम में मिले तो भी आप सही कर लो, ठीक है। तो ये होता है एक्स, और इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए तो ये होता है वाई, ठीक। तो अगर मान लीजिए फीमेल है, एक्स एक्स, ये क्या हो गया? एक्स एक्स, और इसको ऐसे कर दिए तो क्या हो गया? एक्स वाई। ध्यान रखिएगा, किसी भी आनुवंशिक बीमारी का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। यानी ये मान लीजिए हीमोफीलिया है, तो ये हीमोफीलिया का जीन एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे, ठीक। पहली बात समझ, दूसरी बात समझिएगा, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसे ले जाने का काम करती है फीमेल, फीमेल। ध्यान रखिएगा दूसरी बात कि होता ये एक्स क्रोमोसोम पे है, बट ये कैरेक्टर इसका जो शो होता है वो किस पे होता है? वाई क्रोमोसोम। काम की बात बता रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं। किसी भी आनुवंशिक बीमारी का जीन किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है, लेकिन वो कैरेक्टर एक्स पे शो नहीं होता है। कैरेक्टर शो किस में होगा? वाई में। यानी कॉमन सेंस बताओ, वाई किस में होता है? मेल में। इसीलिए आनुवंशिक बीमारी जो होती है एक पीढ़ी से दूसरे, दूसरे से तीसरे में किस में पहुंचती है? मेल में। 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व देता है, लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की, 3-4 पीढ़ी बनाए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, 4 पीढ़ी बनाए चाहे 40 पीढ़ी बनाए, अंतिम में जो लड़का होगा उसी को दिखेगा, लड़की पे नहीं दिखेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि आनुवंशिक पीढ़ी, आनुवंशिक बीमारी जो होती है, जेनेटिक बीमारी जो होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरे में ले कौन जाता है? फीमेल, एक्स क्रोमोसोम पे जाता है फीमेल। इसीलिए लड़कों सावधान,
आप में जेनेटिक बीमारी नाना के पक्ष वाली भी आती है और पिताजी के पक्ष वाली दोनों आती है। कैरियर कौन है? एक्स क्रोमोसोम है, और रिस्पॉन्सिबल क्या है जिसपे कैरेक्टर शो होता है, वो कौन है? वाई क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिएगा, इसको आसान, साइंस को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, साइंस की भाषा में नहीं समझा रहा हूं, उस भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कॉमर्स और आर्ट साइंस वाला है उसको एक बार में याद हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर क्रोमोसोम के रूप में पूछे तो एक्स क्रोमोसोम ले जाता है, मेल फीमेल के रूप में पूछे तो फीमेल ले जाती है, और जैसे मान लीजिए कोई आनुवंशिक बीमारी है तो अगर मेरे पिताजी वाली है, ठीक है, तो मेरे पिताजी वाली बीमारी मेरे में आने के चांसेस हैं कब? जब वो वाई पे कैरेक्टर पे शो हो जाता है। अगर माताजी वाली साइड से, अब मान लीजिए मेरे अंदर कोई बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम पे, समझिए, और एक मेरी वाइफ की के एक्स क्रोमोसोम पे कोई और बीमारी है, ठीक, वो उनके पिताजी के साइड की है। अब अगर मेरा लड़का पैदा होगा, इसका मतलब है मेरा एक्स क्रोमोसोम उसमें नहीं गया, उसमें क्या गया? वाई क्रोमोसोम गया। लेकिन मदर का क्या आया? एक्स आया। यानी बच्चे में अब जो जेनेटिक डिजीज आई वो कहां वाली आ गई? माता जी ननिहाल साइड वाली आ गई। तो भले अभी ज्यादा उसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, हम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। आसान में मैंने पहली बात बताया कि कैरियर होता है एक्स क्रोमोसोम, कैरेक्टर शो होता है वाई पे। जेनेटिक कैरियर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम क्या होता है? फीमेल। यानी फीमेल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा तो देती है, लेकिन उसके ऊपर ये कैरेक्टर उसके बॉडी में शो नहीं होता। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, आगे मत सुनिए, बट किंतु परंतु बीमारी ही मैंने वैसी ही लिया है जो क्या है, जिसे आप कहते हो रॉयल डिजीज। एग्जाम्पल मैंने पहले हीमोफीलिया इसीलिए लिया कि हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं शाही बीमारी? क्यों कहते हैं? अरे ब्लड क्लॉट नहीं होता इसलिए शाही नहीं है। ब्रिटेन की महारानी के पास जेनेटिक डिजीज है, महारानी के भी पास है। महारानी तो मेल है नहीं, फीमेल है ना, तो कैरियर नहीं है उनकी में, है बीमारी। यही तो बट किया हूं कि ज्यादा, मैंने बोला ना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिक बीमारी नहीं हो सकती। हो सकती है। कब हो सकती है? जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन आ जाए बीमारी वाला। नॉर्मली नहीं आता है, जनरली नहीं आता है। तो जेनेटिक डिजीज जो होती है उसका कैरियर महिलाएं होती हैं, लेकिन वो पुरुषों पे यानी वाई क्रोमोसोम पे शो होता है। किंतु कोई भी जेनेटिक बीमारी महिला को तभी होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर उस बीमारी वाला जीन आ जाए। सिंपल सी बात। अब आपके एग्जाम पूछता है कि लड़का हो गया तो उसे कितना परसेंट चांस है, लड़की हुई तो कितना, 50-50 हो गया। लड़का है तो हमेशा रहेगा। अब लड़का होने और लड़की होने की चांस कितना है? 50-50 है, एक्स वाई है। एक्स गया तो लड़की हो गई, वाई गया तो लड़का हो गया। लड़का हो गया तो बीमारी हो गई, लड़की हो गई तो बीमारी नहीं हो गई, 50-50 चांस हो गया। यही तो पूछता है आपके एग्जाम में। अच्छा, पेपर देख रहे हो कि सब बाउंस करा? मैं कह रहा हूं एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, और आप पेपर देखे ही नहीं हो। देखे इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं ना? ठीक, तो ये हो गया। एक बीमारी, एक होता है जीन, होता है ई जीन, ट्रिकोनोसिस ऑफ ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब ये, देखते हो कुछ लोगों के कान पे खूब बाल होते हैं और कुछ लोगों के कान पे बाल नहीं होते। तो अब ये जीन क्या है, होता किस पे है? अब एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक, बात अब सारी जेनेटिक बीमारी के लिए वही है जो आप समझ गए। ये कैरेक्टर शो किस पे करेगा? वाई पे। किसी महिला के कान पे बाल कब आएंगे? जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या होगा? ये ई जीन होगा। वैसे कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन को कहते हैं सी जीन। ये एक्स और ये
वाई। प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवाना कि कुछ काम घर से करेंगे, बहुत आसान है, बस एक बार दिमाग में सेट हो जाना चाहिए क्या कि कैरियर एक्स क्रोमोसोम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली महिलाएं, और ये कैरेक्टर शो किस में होगा, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम होता किस में है, सिर्फ पुरुषों में, यानी जेनेटिक डिजीज जो होती है अधिकांशतः किस में होती है, पुरुषों में होती है। और कभी कभी कोई महिला भी जेनेटिक डिजीज से सफर करती है, पीड़ित होती है। कोई भी महिला आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित कब होगी, जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो बीमारी वाला जीन उपस्थित होगा। बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद आप खुद से करोगे, पढ़ोगे थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा। ज्यादा अगर डीप जानने की कोशिश करोगे तो उलझेगा, और जितना उलझेगा उतना जो साइंस नहीं पढ़ा है वो छोड़ के भागेगा, और जो साइंस पढ़ा है उसको अभी बताने की जरूरत नहीं, उसको पहले से बायो वालों का पहले से क्लियर होगा। इतनी बात समझ में आई? उदाहरण में आप लिखा है तो वही जो उदाहरण लिखे थे उसी का मैं क्या किया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस को सी से करते हैं, हीमोफीलिया को एच से करते हैं, ट्रिकोनोसिस आप ईयर पिन्ना को ई से दिखाते हैं। तो ये कुछ दिखाने का एक तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि उस डिफेक्टिव जीन को कैसे दिखाए। तो मैंने आपको यह बताया कि अब देखिए स्टेटमेंट बन सकता है कि एक्स वाई गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। XY chromosomes are only responsible for sex determination। सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ और जीन भी उस पे होते हैं जो लिंग निर्धारण को छोड़ के दूसरा काम भी करते हैं, जैसे जेनेटिक बीमारियों, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचती हैं, कौन पहुंचाता है, किसके ऊपर शो करता है, और फीमेल के ऊपर कब शो करेगा। इतनी बात क्लियर हुई?